हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो अपनी इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके यूपी पुलिस 25 अगस्त 2024 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन हैं वो लेकर आ गए हैं। आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है जी, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था को लिया गया है। दूसरा आपको याद रखना है, ब्रिटेन के संविधान से हमने और क्या लिया है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होता है, उसका पद भी किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा अटॉर्नी जनरल का पद आर्टिकल 76 किस देश के संविधान से लिया गया, इसे भी ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा आपसे पूछ ले, राष्ट्रपति का पद, प्रेसिडेंट का पद किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रेसिडेंट का पद भी किस देश से, ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। दूसरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। ये भी किस देश के संविधान से, तो ये भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 75 की जो सब क्लोज थर्ड है उसमें ये बताया गया है। दूसरा जो नागरिकता है, किस देश के संविधान से ली गई है, नागरिकता भी ब्रिटेन के संविधान से ही ली गई है। और भारत में कौन सी नागरिकता है, तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या अधिग्रहित किया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। दूसरा बात करें, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो दूसरी जो संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सिटिंग को भी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना और जो जॉइंट सिटिंग है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और जॉइंट सिटिंग का प्रावधान किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करूं मैं कनाडा की, तो कनाडा के देश से हमने क्या लिया है, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। संघात्मक जो शासन व्यवस्था है इसको कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा हमने जो हमारा जीएसटी का मॉडल है, जीएसटी का मॉडल भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। और तीसरी बात आपसे की जाए तो जो राज्यपाल का पद है आर्टिकल 153 के तहत, उसे भी कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद भी हमने कनाडा के संविधान से ही लिया है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करूं मैं अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, तो पहली बात आप ध्यान रखना, प्रस्तावना की भाषा तो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन अगर हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना यूएसए के संविधान से ही ली गई है। और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है आर्टिकल 63 के तहत, उसे भी किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आर्टिकल 63 के तहत वाइस प्रेसिडेंट को भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
एमपीसी आरबीआई से संबंधित है, इसका पूर्ण रूप क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी या मेकिंग प्राइस कमेटी, मनी पॉलिसी कमेटी, मॉनिटरी प्राइस कमेटी। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। और ये बेसिकली काम क्या करती है? तो ये आरबीआई के लिए काम करती है। और इसका क्या काम है? तो ये आरबीआई में जो रेपो रेट होती है, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को जो निर्धारण किया जाता है वो एमपीसी के द्वारा ही किया जाता है। इसका जो गठन है 2016 में किया गया था। 2016 में इसका गठन किया गया था। और जो हमारा बैंकिंग एक्ट है 1934 का अधिनियम, 1934 के एक्ट में परिवर्तन करके 45 जेड जी धारा जोड़ी गई और इसे शामिल किया गया मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी को। दूसरा काम क्या करती है? तो इसका बेसिकली काम है रेपो रेट निर्धारित करना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करना, रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करना, ये आपको याद रखना। दूसरा, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 6 मेंबर इसके अंदर होते हैं, टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिनमें से 3 मेंबर आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर आरबीआई के, और दूसरा 3 मेंबर केंद्र सरकार से आते हैं। ठीक। दूसरा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष आरबीआई का जो गवर्नर होता है, आरबीआई का गवर्नर इसका अध्यक्ष होता है। ये आपको याद रखना है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर बता देता हूं। रेपो रेट जो आरबीआई, जो छोटे छोटे बैंक हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, या कोई से भी बैंक जिन्हें आरबीआई से पैसा लेते हैं, एक तरह से लोन लेते हैं, ठीक है, उस लोन पर जो ये ब्याज देते हैं, उस लोन पर जो ये ब्याज देते हैं उसे रेपो रेट कहा जाता है, रेपो रेट कहा जाता है। और बैंक जब अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं कुछ फायदे के लिए, और उस पैसे पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एमपीसी क्लियर है ना? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, टोटल 6 मेंबर होते हैं। 2016 में इसका गठन किया गया। 1934 के एक्ट में परिवर्तन किया गया था। रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करने का काम है इसका। 6 मेंबर टोटल होते हैं। ओके, चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संस्कृत व्याकरण या महावीर के उपदेश? तो विनय पिटक का जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। बेसिकली बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। त्रिपिटक का अगर आपसे संबंध पूछ लिया जाए किस धर्म से है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। और इसके कितने हैं? 3 हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, अभिधम्ब पिटक, और जो तीसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यदि संस्थापक की बात की जाए गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे, जिनका जन्म 563 बीसी में, 563 बीसी में लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो इनको बोध गया, बोध गया, बोध गया बिहार में है, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और निरंजना नदी के किनारे पर, निरंजना नदी के किनारे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। और 49 दिन की तपस्या के बाद, 49 दिन की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा, जो अभी हमारा यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो गौतम बुद्ध हैं उन्हें ज्ञान प्राप्ति से पहले जब वो भटक रहे थे तब उन्होंने जो अपना जीवन है
वो किस गुफा में बिताया था? तो बेसिकली वो गुफा आपको याद रखनी है, डुंगेश्वरी गुफा। डुंगेश्वरी गुफा उसका राइट आंसर होगा। ज्ञान प्राप्ति से पहले समय बिताया। पूर्व रहे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे मैं जैन धर्म की बात करूं। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं या 24वें तीर्थंकर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 23वें पार्श्वनाथ हैं इसके, और 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। दूसरा आपसे पूछ ले, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं पाणिनि, और पाणिनि की आपको एक पुस्तक याद रखनी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, आपसे पूछ ले अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जीडीपी डेटा का आकलन कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, सेबी, एनएसओ या राजभाषा आयोग के द्वारा? तो जो इसका राइट आंसर है, वर्तमान में एनएसएसओ करता है। अगर हम प्राचीन की बात करें तो पहले सीएसओ सीएसओ करता था पहले जीडीपी डेटा का आकलन। ठीक है, और एनएसएसओ दोनों करते थे। ठीक, इन दोनों को 2019 में मिलाकर एनएसओ कर दिया गया। वर्तमान में जो जीडीपी निकाली जाती है वो एनएसओ के द्वारा इसके आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा मैं आपसे बात करूं, एनएसओ के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। जीडीपी का आधार वर्ष कौन सा लिया जाता है? तो जीडीपी का जो आधार वर्ष है 2011-12 वर्तमान में है, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसे 2022-23 करने की सोच रही है। ये अभी कर सकती है, अभी किया नहीं है। ठीक है, 2011-12 वर्तमान में आधार वर्ष है। दूसरा, जीडीपी होती क्या है? जीडीपी एक वर्ष के भीतर किसी भी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तु व सेवा का अंतिम मूल्य, सेवा का लास्ट मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी कहलाता है। ठीक है, जीडीपी से क्या मतलब है? एक वर्ष के भीतर किसी भी देश के अंदर जो अंतिम वस्तु का उत्पादन और अंतिम सेवा का उत्पादन का टोटल जीडीपी कहलाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और यदि हम जीएनपी की बात करें, जीएनपी क्या होती है? जीएनपी क्या होती है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें जैसे हमारी जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी में भारत में चाहे विदेशी लोग कमा रहे हो पैसा, चाहे देशी लोग यहाँ पर कमा रहे हो, ठीक है, दोनों का पैसा जीडीपी के अंदर काउंट होता है। लेकिन जब हम जीएनपी की बात करते हैं तो जीडीपी में से जो भारत में विदेशी लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, विदेशी लोगों का पैसा माइनस कर देते हैं। दूसरा, जो भारत के लोग विदेशों में पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, भारत के लोग विदेशों में जो आय अर्जित कर रहे हैं उनकी आय को इसमें जोड़ लिया जाता है। विदेशी भारतीय आय को इसमें जोड़ लिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जीएनपी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो मंत्रालय के अधीन आता है मोस्पी मंत्रालय, जो कि सांख्यिकी मंत्रालय है। ठीक है, सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन ये आता है। मोस्पी इसका इंग्लिश में नाम है। ठीक है, दूसरा, वित्त मंत्रालय की अगर बात की जाए तो वित्त मंत्री पहले कौन थे? आर के षणमुखम शेट्टी। आर के षणमुखम शेट्टी पहले वित्त मंत्री थे। आर के षणमुखम शेट्टी कौन थे? पहले वित्त मंत्री थे। अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत का पहला बजट, जो पहला बजट है वो
आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा ही पेश किया गया। और बजट के अगर हम इतिहास की बात करें 1860 में पहली बार पेश किया गया था। और किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। और जेम्स विल्सन को ही बजट का जनक भी कहा जाता है, बजट का जनक भी कहा जाता है। दूसरा मैं सेबी की बात करूं, सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। और अगर इसके अधिनियम की बात की जाए सेबी के, तो 1992 में सेबी का अधिनियम आया, 1992 में सेबी का अधिनियम आया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सेबी के मुख्यालय मुंबई में सेबी का मुख्यालय है। दूसरा, सेबी की अगर आपसे पहली महिला अध्यक्ष पूछी जा सकती हैं, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन है सेबी की? माधवीपुरी बुच्च, माधवीपुरी बुच्च सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। दूसरा, वर्तमान में कौन है इसकी अध्यक्ष? तो वर्तमान में है तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। अगर आपसे अगर पूछ ले कि सेबी की स्थापना कब की गई? सेबी की स्थापना 1988 में की गई। सेबी का अधिनियम कब आया? तो सेबी का अधिनियम 1992 में आया था। दूसरा, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच्च इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तुहिन कांता पांडे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करें राजभाषा आयोग की, तो राजभाषा आयोग का गठन, जो राजभाषा आयोग का गठन है आर्टिकल 344 से किया जाता है। आर्टिकल 344 से राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और पहली बार भारत में कब किया गया था? 1955 में किया गया। भारत में पहला राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, बीजी खेर के द्वारा, बीजी खेर के द्वारा इसका गठन किया गया था। ये आपको याद रखना है। राजभाषा आयोग आर्टिकल 344 में इसका प्रावधान है और ये एक संवैधानिक आयोग है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्राइम एंड पनिशमेंट उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? लियो टॉल्स्टॉय, एंटोन चेखव, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की या व्लादिमीर नाबोकोव? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला फ्योदोर दोस्तोयेवस्की। बेसिकली ये रूस के हैं। दूसरा, इन बात की जाए रूसी घटना पर आधारित है इनकी ये पुस्तक। दूसरा मैं आपसे बात करूं, ये मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास, मनोविज्ञान पर आधारित उपन्यास है। दूसरा, अगर मैं भारत का पहला उपन्यास की बात करूं, भारत का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? लाला श्रीनिवास दास के द्वारा, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा, निवास दास के द्वारा लिखा गया था। ठीक। दूसरा, मैं लियो टॉल्स्टॉय की बात करूं तो इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है वार एंड पीस, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है रिपब्लिक, रिपब्लिक पुस्तक, रिपब्लिक पुस्तक। दूसरी है आपकी रिपब्लिक पुस्तक, अगर आपसे पूछे किसके द्वारा लिखी गई है तो रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। दूसरा, आपसे पूछ लिया जाए पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पॉलिटिक्स पुस्तक इसे अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। पॉलिटिक्स पुस्तक को अरस्तु के द्वारा लिखा गया है और अरस्तु को ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लाओस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? लीमा है, वियंतने है या मस्कट है या बैंकॉक है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वियंतने लाओस की राजधानी है। दूसरा, लीमा की बात करें, पेरू की राजधानी है लीमा, पेरू की राजधानी। मस्कट की बात की जाए तो ओमान की राजधानी कौन सी है? ओमान की राजधानी मस्कट है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। दूसरा, सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश भी थाईलैंड को ही कहा जाता है।
और इस देश की मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा है बाट या बात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, कुछ और कंट्री है जिनकी राजधानियों के बारे में हम आपको बताते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए चिली की राजधानी कौन सी है? चिली की राजधानी है सैंटियागो। सैंटियागो। पराग्वे की राजधानी असुनसियोन है। पराग्वे की राजधानी असुनसियोन। आगे बात करें, उरुग्वे की राजधानी कौन सी है? मोंटेवीडियो। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग। भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, मैं उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो की बात करूं तो जो विश्व का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, कहां पर हुआ था? मोंटेवीडियो में ही पहला फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप और कब हुआ था? 1930 में हुआ था। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, 1930 में हुआ था। इसको जीता कौन था? उरुग्वे इसको जीता था। और इसमें विजेता कौन था? तो अर्जेंटीना को उरुग्वे ने हराया था। अर्जेंटीना को उरुग्वे ने हराया था। यह आपको याद रखना है। पेरू की राजधानी लीमा है। एक क्वेश्चन आपको यहां से याद रखना है। पेरू और जो बोलीविया है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक झील है टिटिकाका झील। पेरू और बोलीविया की सीमा पर कौन सी झील है? टिटिकाका झील। और ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? टिटिकाका झील ही है, जो कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर है। और पेरू की राजधानी की बात की जाए तो लीमा है। ठीक, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा संगठन विश्व में सुचारू व्यापार के लिए जिम्मेदार है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व श्रमिक संगठन, विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला विश्व व्यापार संगठन, WTO। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। 1948 में की गई। 1948 में इसे गेट के नाम से जाना जाता था, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड के नाम से, इसको टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। इसका जो नाम है 1995 मराकेश संधि। मराकेश मोरक्को में है। मराकेश संधि से गेट का नाम WTO किया गया। WTO किया गया 1995 मराकेश संधि से गेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो WTO कर दिया गया। दूसरा आपसे पूछ ले, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड में है जिनेवा। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। दूसरा आपसे पूछ ले, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नागोजी ओंकाजा-इवेला। नागोजी ओंकाजा-इवेला। ठीक है, और ये कहाँ की हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। नाइजीरिया की ये हैं। दूसरा, ये फर्स्ट अफ्रीकी हैं। फर्स्ट अफ्रीकी। ये आपको याद रखना है। अगला बात करूं मैं, विश्व श्रमिक संगठन ILO। ILO की स्थापना 1919 की वर्साई की संधि से हुई थी। जब वर्साई ट्रीटी हुई थी उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। वर्साई की ट्रीटी से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है?
तो जिनेवा में ही इसका मुख्यालय है। दूसरा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो गिलबर्ट हैंगवो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। और 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, 1969 में आईएलओ को शांति का नोबेल भी मिला है। 1969 में आईएलओ को शांति का नोबेल भी दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है, जो विश्व मुद्रा कोष की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से इन दोनों की स्थापना की गई। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से स्थापना की गई है। दूसरा, आपसे पूछ ले इसका मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 34, 33, 40 या 25? तो जो जीएसटी परिषद है इसमें 33 सदस्य होते हैं, 2 केंद्र के, बाकी 31 राज्य और यूटी से आते हैं। ये आपको याद रखना। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री इसका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। और पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अरुण जेटली, क्योंकि 101वां संविधान संशोधन 2016 से इसकी स्थापना की गई। 2016 से इसकी स्थापना की गई जीएसटी। ठीक है, और जीएसटी परिषद की स्थापना इसी के द्वारा की गई। और जीएसटी परिषद का जो उल्लेख है आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद का उल्लेख है। दूसरा, मैं जीएसटी की अगर आपसे बात करूं तो जीएसटी में कितनी टोटल स्लेब है? 4 इसमें स्लेब है। ठीक। दूसरा, आपको याद रखना है जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडाई मॉडल पर जीएसटी आधारित है। कनाडाई मॉडल पर आधारित है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लाया गया। दूसरा, आपके यूपी पुलिस में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैकेजिंग वाला दूध है उस पर कितने % जीएसटी है? तो पैकेजिंग वाले दूध पर, जो पैकेट होता है, दूध होता है पैकेज वाला, उस पर जीएसटी 5% थी। अभी नहीं है, पहले थी। ठीक है, अभी जो वर्तमान 2026 के अनुसार इसे हटाकर 0% कर दिया गया है। और जो अपना दूध, घरेलू दूध होता है उस पर तो कोई जीएसटी है ही नहीं। ठीक है, ये आपको याद रखना। और दूसरा, मोबाइल फोन भी पूछा गया है। मोबाइल फोन पर जीएसटी कितने % है? तो 18% मोबाइल फोन पर जीएसटी है। ये आपको याद रखना है। उसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के सभी मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं? 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के सभी मौलिक अधिकार क्या कहलाते हैं? बाल अधिकार, विशेष अधिकार, कानूनी अधिकार या मानव अधिकार? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला बाल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा ये निर्धारित किए गए हैं। दूसरा, जो इसका सम्मेलन हुआ था 1992 में सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार सम्मेलन का, बाल अधिकार का जो सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ है। 1992 में हुआ है। दूसरा, आपको याद रखना है 1992 में ये हुआ। ठीक, भारत ने भी इसमें भाग लिया था। और जो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना कब की गई? 1989 में इसकी स्थापना की गई। 1990 में इसने कार्य करना स्टार्ट किया। इसी की तर्ज पर भारत में नेशनल कमीशन ऑफ बाल अधिकार संरक्षण आयोग है। ठीक है, नेशनल कमीशन बाल अधिकार संरक्षण आयोग, संरक्षण आयोग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए बाल संरक्षण आयोग, दूसरा आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना भारत में कब की गई, भारत में जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 2005 के अधिनियम से 2005 के अधिनियम से 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। दूसरा आपसे पूछ ले इसके पहले अध्यक्ष शांता सिन्हा इसके पहले अध्यक्ष हैं। और दूसरा पूछ ले वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो बेलेटा प्रेमचंद वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। यह आपको याद रखना। और ये 18 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके जो अधिकार हैं वो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा घोषित किए गए और उन्हें क्या कहा गया, बाल अधिकार कहा गया है। यह आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहला कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था? चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला चंपारण सत्याग्रह। और ये कब स्टार्ट किया गया था? 1917 में इसको स्टार्ट किया गया। 1917 में स्टार्ट किया गया था और बिहार के चंपारण में स्टार्ट किया गया। दूसरा आपसे पूछ ले महात्मा गांधी किसके बुलाने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर चंपारण गए थे, राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर। और किसके विरोध में किया था ये? नील की खेती के विरोध में, नील की खेती के विरोध में। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा का विचार भी किसके द्वारा दिया गया? तो बुनियादी शिक्षा का विचार भी महात्मा गांधी ने ही प्रतिपादित किया था। और कब किया? 1937 के वर्धा प्रस्ताव में। जो वर्धा प्रस्ताव था उसमें प्रस्तावित इनके द्वारा किया गया था। बुनियादी शिक्षा का विचार इनके द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था 1937 के वर्धा प्रस्ताव में। यह आपको याद रखना है। दूसरा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह की बात की जाए 1928 में स्टार्ट किया गया था। कहाँ पर? गुजरात में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, पटेल जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता। बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इनको, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 1928 में गुजरात में बारदोली सत्याग्रह चलाया और इनको जो सरदार की उपाधि है बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। दूसरा आपको याद रखना है गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल, तो जो 1918 में हुआ था, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, ये भी गुजरात में ही हुआ था। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल की गई, पहली बार भूख हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा की गई। और 1918 में ही एक और सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया था, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। दूसरा आपको याद रखना महात्मा गांधी जी की पहली जो सार्वजनिक उपस्थिति थी वो कहां पर थी? तो पहली सार्वजनिक उपस्थिति 1916 में बीएचयू के उद्घाटन में, बीएचयू उद्घाटन में पहली इनकी सार्वजनिक उपस्थिति थी। यह आपको याद रखना है। दूसरा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला है असहयोग आंदोलन, 1920 में स्टार्ट किया गया और महात्मा गांधी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया। दूसरा आपको याद रखना है महात्मा
गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया? चोरी चौरा कांड के विरोध में इसको बंद कर दिया गया था। चोरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर में हुआ था, और कब हुआ? 4 से 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इसी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, यानी रोक दिया था। यहाँ पे याद रखना। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के किस आंदोलन में सर्वाधिक सबसे ज्यादा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था? तो 1930 मार्च 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें महिलाओं ने सर्वाधिक मात्रा में भाग लिया था। सर्वाधिक मात्रा में भाग लिया था, यह आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके जवाब में शुरू किया गया था? क्रिप्स मिशन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन आयोग। तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है क्रिप्स मिशन, जो कि मार्च 1942 में आया। मार्च 1942 में आया, और महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। दूसरा, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। स्टीफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसके विरोध में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही ये स्टार्ट किया गया था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो इसमें फांसी दी गई थी कौशल कोवर को। कौशल कोवर को 1943 के आसपास फांसी दी गई थी। यह आपको याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी? तो कौशल कोवर को फांसी दी गई थी। आगे याद रखना रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट 1919 में आया। सैंडिसन कमेटी की सिफारिश पर आया था। दूसरा आपसे पूछ ले, इसे बिना अपील बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। बिना दलील बिना वकील का कानून इसको कहा जाता है। यह आपको याद रखना। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये याद रखना आपको कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में ये हुआ था। इसमें क्या था? उस समय पंजाब के गवर्नर कौन थे? पंजाब के गवर्नर थे माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर। और जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वो पुलिस अधीक्षक कौन था? पुलिस अधीक्षक था जनरल डायर। जनरल डायर। जनरल डायर, ठीक है। मैंने ये क्यों लिखा माइकल और डायर और जनरल डायर? इससे जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो उस समय पंजाब का गवर्नर था माइकल और डायर, और जनरल डायर जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था वो एक पुलिस अधीक्षक था, ठीक है। और इसका अगर जिम्मेदार माना जाए तो माइकल और डायर ही इसके जिम्मेदार थे। दूसरा, माइकल और डायर को किसने मारा था, किस भारतीय ने? तो 1940 में लंदन में जो हमारे उधम सिंह है, उधम सिंह के द्वारा इनको गोली मारी गई थी। उधम सिंह ने गोली मारी थी। ये आपको याद रखना है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये और रहेगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब बना था? तो साइमन कमीशन 1927 में बना। यह आपको याद रखना है। साइमन कमीशन कब बना? 1927 में बना। और भारत कब आया था? तो 1928 में भारत पहुंचा।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। बना कब 1927 में, भारत कब पहुंचा 1928 में। और इसको 1919 के अधिनियम में प्रस्तावित था कि 10 वर्ष बाद हम एक आयोग का गठन करेंगे, जो कि 10 वर्ष से पहले ही कर दिया गया। उसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन तथा नाम और सीमा में परिवर्तन के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? तो ये अनुच्छेद 3 इसके बारे में बात करता है। नए राज्यों का गठन या सीमा परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो संघ व उसका राज्य क्षेत्र, ये उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग 1 में दिया गया है, भाग 1 में। और जो हमारा आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में जितने राज्य हैं उन सभी के नाम, राज्यों के नाम और यूटी के नाम इसमें दिए गए हैं, यूटी के नाम इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 2 की बात की जाए तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद में अंतर क्या है? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या अंतर है? तो अनुच्छेद 3 बताता है कि जो भारत की भूमि है उसी से जोड़ गांठ करके, हटा बढ़ा के, नाम परिवर्तन करके नए राज्य बनाना या उनकी सीमा बदलना या कुछ भी भारत का है उसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन जो भारत का नहीं है, किसी दूसरे देश का अधिकार है या स्वतंत्र है, उस पर यदि अधिकार करना है तो उसके बारे में अनुच्छेद 2 बताता है। भारत में नए राज्यों का प्रवेश, भारत में नए राज्यों का प्रवेश। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पर बात करूं, जैसे सिक्किम का प्रवेश हुआ था, सिक्किम, सिक्किम के लिए पहला जो संशोधन किया गया था 35वां संविधान संशोधन 1974 से इसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 से इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। इसे भारतीय राज्य में मिलाया गया। आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में अंतर समझ में आया। और आर्टिकल 4 में क्या है? तो आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि जो भी संशोधन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होंगे ये साधारण बहुमत से किए जाएंगे, साधारण बहुमत से किए जाएंगे। जो भी परिवर्तन आर्टिकल 2 और 3 में होंगे साधारण बहुमत से किए जाएंगे, ना कि आर्टिकल 368 की प्रक्रिया द्वारा, आर्टिकल 368 की प्रक्रिया द्वारा। आर्टिकल 368 में है क्या? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, उन्हें काटा कब जाता? अप्रैल से सितंबर, अप्रैल से जून, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से अगस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा अप्रैल से जून, यानी अप्रैल मई जून इन 3 महीनों में ये फसलें काटी जाती हैं। दूसरा आपसे पूछ ले, रबी की फसलें हैं कौन कौन सी? तो अगर हम रबी फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, मटर, राई, सरसों आदि क्या है? तो ये सभी रबी की फसलें हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा, गेहूं से मुझे एक बात याद आ रही है, जो गेहूं है, जो हमारी हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव खाद्यान्न पर पड़ा था, खाद्यान्न पर पड़ा था। और खाद्यान्न में भी गेहूं और चावल पर, यह आपको याद रखना, गेहूं और चावल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, यह भी आपको याद रखना है, एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं है। हम मीथेन को काटकर सल्फर डाइऑक्साइड
कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, इससे अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। दूसरा आपको याद रखना है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है 5.4 से कम अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। पीएच आया, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी खोज सोरेनसन के द्वारा की गई, सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपसे पूछ लें, कृत्रिम वर्षा किसके कारण होती है, कृत्रिम वर्षा जो कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन जिम्मेदार है, तो सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं अपने आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बेसिकली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये 1920 में की गई थी। लेकिन अगर मैं इसका इतिहास की बात करूं तो जो 1875 में इसे अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता था। इसकी स्थापना 1875 में की थी और किसके द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा 1875 में इसकी स्थापना की गई। ये आपको याद रखना है, अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ठीक है, 1875 में एक कॉलेज था, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा 1920 में मिला है। ठीक है, दूसरा बात की जाए सर सैयद अहमद खान की, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में की गई थी, ये आपको याद रखना है। दूसरा 1875 से ही आपको याद रखना आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, और ये किसके द्वारा की गई थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ठीक, इसी के साथ आज की अपनी क्लास हम समाप्त करते हैं। आज की अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल से फिर। थैंक यू।